नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए डॉक्टर सुनीता जैन की लिखी हुई कहानी या इसलिए। सुनीता जैन एक भारतीय विद्वान, उपन्यासकार, लघु कथा लेखिका और अंग्रेजी तथा हिंदी साहित्य की कवयित्री हैं। वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में एक पूर्व प्रोफेसर और मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की प्रमुख रह चुकी थीं। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी या इसलिए। कुर्सी पर बैठते ही उसने पैरों से सैंडल उतार दिए। पैरों के तलवे कब से जल रहे थे। नंगे पैरों को घास की छुअन ने सहलाया तो उसने लंबी सांस छोड़ी। भारी कामदार साड़ी के पल्ले को नीचे खिसका। पसीना पसीना होते गले को रुमाल से हवा दी। दोनों ओर की कुर्सियां खाली थीं। इधर कोने में अंधेरा भी था। तभी वो वहां आकर बैठी थी। बारात का स्वागत जोर शोर से हो रहा था। बैरे ताज़ा जूस के गिलास, तले हुए काजू और पेस्ट्री की ट्रे लिए घूम रहे थे। जिस बगीची को घेर कर शामियाना ताना गया था वो काफ़ी बड़ी थी। 1000 से ऊपर बाराती तथा वधू पक्ष के लोग वहां होंगे, पर कहीं भीड़ जैसा नहीं लग रहा था। बगीची के चारों ओर कनात खिंचे थे जिनसे सुनहरी झालरों का शिखर ताना गया था। पेड़ और झाड़ियों में छोटे छोटे धीमे बल्ब झिलमिला रहे थे। शामियाने के दाएं हिस्से में सफ़ेद फूलों की सजावट वाली वेदी बनी हुई थी और बाईं ओर चादरों से ढकी मेज़ों के पीछे रात के भोजन की व्यवस्था हो रही थी। एक मेज पर कई तरह के फलों का ऊंचा अंबार लगा था। जहां वो बैठी थी वहां से थोड़ी दूर पर लॉन के बीचों बीच तखत पर गलीचे डालकर बनी स्टेज पर सोफे में वर वधू पास पास बैठे थे। आने वाले स्टेज तक जाकर वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। थोड़ी देर पहले हुई जयमाला की मोटी मोटी मालाएं दोनों का चेहरा ढके थीं। वधू के पास कुर्सी पर बैठा एक मुनीम आने वाले उपहारों की फेहरिस्त बनाता जा रहा था और वर को दिए जाने वाले रुपयों के लिफाफों से उसके पास बैठी उसकी छोटी बहन की गोद भर चली थी। अरे तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे सारी जगह देख आई, उसकी माँ कह रही थी। आओ बैठो, उसने पास की कुर्सी की ओर इंगित किया। बैठने का समय कहाँ है, इतने लोग आ रहे हैं। बैठो भी माँ, लोग कहीं चले थोड़ी जाएंगे, 2 मिनट दम ले लो। माँ के ऊपरी होंठ पर पसीना आ रहा था जिसे वो बार बार 2 उंगलियों से पोंछ रही थीं। पसीना था या माँ वैसे ही उत्तेजनावश मुंह पोंछ रही थीं। उसने ध्यान से देखा। माँ का ध्यान उसकी ओर नहीं था। वो अपने हाथ में लटकी मखमल की लाल थैली का मुंह बंद कर रही थीं। ये तो ऊपर तक भर गई, अब क्या करूं? मेरा हैंडबैग प्रायः खाली ही है, उसे ले जाओ। उसने चमड़े का ब्राउन बैग माँ की ओर बढ़ा दिया। बैग की जिप खोलकर माँ ने मखमल की थैली उसमें सरकानी चाहिए। ये क्या कर रही हो? उसमें थैली भर दोगी तो जगह कहाँ रहेगी? लाओ थैली मैं पकड़ लेती हूँ। माँ क्षण भर सोचती सी रही। उधर से उसकी बुलाहट हो रही थी। आई आई कहती हुई माँ ने थैली के मुंह को कसकर उसी की डोर से बांध दिया। फिर भी थैली पकड़ाते जैसे कुछ शंकित हुई। चिंता मत करो, थैली ऐसी की ऐसी मेरे पास रखी रहेगी। तुम जाओ, विमल के पास बहुत लोग आ गए हैं, वो तुम्हें बुला रहा है। अंधेरा अचानक चारों ओर से घेर आया। बिजली की तेज रोशनी में से गुजरती माँ को वो देखती रही। माँ बूढ़ी हो गई, कितनी झुर्रियाँ पड़ गईं, पर शरीर में ढीलापन नहीं, कठिनाई और चिंता में जकड़े जीवन का चौकन्नापन था। ओ नीरा, तुम? रमेश? सही पहचाना। कितने साल हो गए होंगे? 20-22? 18। तुम एमए कर रहे थे तब। बड़ी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। बाल बच्चे कहाँ हैं? अपनी माँ के साथ ननिहाल गए हुए हैं, वहाँ भी किसी की शादी थी। सुना है तुम अकेली आई हो। हाँ, तुम्हें शायद मालूम हो, बच्चे तो सब सेटल हो गए हैं, अपने अपने घर बार में व्यस्त हैं। विवेक की तबीयत अच्छी नहीं रहती, डॉक्टर ने उन्हें सफ़र करने को मना किया हुआ है। विवेक, मैं इतनी देर से तुम्हारे पति का ही नाम याद करने का यत्न कर रहा था। विवेक पेपर मिल्स, बिलासपुर। बहुत दूर है क्या यहाँ से? हाँ, दूर है। तभी आती जाती नहीं हूँ। एक बात जरूर कहूँगा, तुम बदली जरा भी नहीं, इतने सालों में वैसी की वैसी हो। अरे वो प्रेम जा रहा है, मैं उससे मिलाऊं।
18 साल, उसकी उम्र का आधा प्रायः, माँ की उम्र का 1/3। रमेश कहता है वैसी की वैसी है, और माँ कैसी? कहाँ है वो माँ, हरदम चमचम कपड़े पहनने वाली, पति के ऊंचे ओहदे के रौब में रौबीली। वो दोपहर क्या भूली जा सकती है जब माँ धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। सर्दियों के फूलों से हिसार का उनका वो बंगला रंगीन था। पापा दौरे पर जा चुके थे। माँ ने नीला साटन का सूट पहना था। नायलॉन की चुन्नी पर बेहतरीन सफ़ेद बेल लगी हुई थी और स्वयं नहर के पास वाले जंगल से भागती हुई वो आई थी। माँ, ये देखो कितने सारे हैं। इतने सारे पंख थे वे, इतने लंबे कि उसकी 8 वर्षीय टांगें उन्हीं में छिप गई थीं। कहाँ से लाई? ये तो बहुत हैं। एक ही मोर के हैं ये सब। राजीव भैया मोर के पीछे डंडा लेकर दौड़ते रहे और पंख गिरते रहे। बड़ा ही मज़ा। मोर उड़ा नहीं। माँ ने बुनना बंद कर दिया था। काजल लगी उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरान सी खुली थीं। तभी तो पंख गिर रहे थे ना, वो लंगड़ा था। नहीं नहीं, बूढ़ा होगा, माँ ने किसी बुरे सपने को देखते सा कहा था। उससे उड़ा ही नहीं जा रहा था माँ। बहुत बूढ़ा होगा। छी, कितनी बुरी बात है। लड़की होकर भी तेरा दिल इतना कठोर है। बेचारे पक्षी को इतना सताया। पंख तो तेरे पास पहले से इतने हैं, पूरा संदूक भर रखा है। भला लालच करते हैं क्या? नहीं माँ, अब नहीं करूँगी। पंख उसने लॉन में फेंक दिए थे। मुझे पता ही नहीं था। राजीव भैया, राजीव लड़का है, तू लड़की। और वो माँ के गर्भ से उष्म तंग गोदी में सिर डाले पड़ी रही थी। लड़कियां लालच नहीं करती। एकदम अकेली बैठी हो दीदी? तबीयत तो ठीक है? आरती पास खड़ी पूछ रही थी। अपने साथ एक वेटर को लाई थी। लो जूस लो, कुछ भी खाया नहीं होगा ना, जानती हूँ तुम्हारी आदत। आप बैठ मेरे पास। बैठ तो जाऊं, पर माँ मेरे बिना परेशान हो जाएंगी। मिनट मिनट में मेरी पुकार मचती है। वो पास की कुर्सी पर बैठ गई थी। माँ बहुत बदल गई है ना आरती। 25 बरस बहुत अरसा होता है दीदी। पापा को गुजरे 25 बरस हो गए ना। विमल ही 24 से ऊपर का हो गया है। हाँ, वो होने ही वाला था जब पापा दौरे पर गए थे और डाकुओं से घिर गए थे। दीदी, एक बात पूछूं? बोलो। ये पूछने का समय तो नहीं है, पर तुम विवाह के बाद आती ही नहीं हो, जाने कब मिलना हो इसके बाद। पूछना आरती, मुझसे भूमिका बांधने की आवश्यकता है क्या? उस दिन क्या हुआ था दीदी? किस दिन? जिस दिन तुम मुझे बैठी पढ़ा रही थीं, माँ रसोई में बर्तन मल रही थीं और राजीव भैया उनसे कुछ मांग रहा था। फिर क्या हुआ था दीदी? मैं बहुत छोटी थी ना, बताओ। उस दिन मैं कह रहा हूँ मुझे 5,000 रुपये ज़रूर चाहिए। पर कह दिया ना मेरे पास नहीं है, बार बार क्यों कहता है? इसलिए कि मुझे वो फ्लैट बुक करना है और पहली किश्त देनी है। तो मैं क्या करूं? जब मेरे पास रुपए नहीं है तो नहीं है। कैसे नहीं है? पापा का बीमा सब तुम्हारे पास है कि नहीं? राजीव, शर्म कर, बीमे की बात करता है। लड़कियों की शादी करनी है कि नहीं? लड़कियां लड़कियां, शादी शादी, बस यही रट लगाए रहती हो। पापा मेरे कुछ नहीं थे? मेरा हक नहीं है क्या? हक? डूब नहीं मरता कहीं। दीदी, भैया ने क्या सचमुच माँ को मारा था? मारा? शायद गुस्से में एक पतीले को लात मारी थी। वो उछलकर माँ के मुंह पर जा लगा। जा आरती, माँ तुझे ढूंढ रही है। मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अच्छा लगता है क्या कि तुम यहाँ बैठी रहो? चलो खाना खाओ हमारे साथ। खाना खत्म हो गया है। मिलने जुलने वाले पान मुंह में रखकर जा चुके हैं। वर वधू के मित्र उन्हें घेर कर खाना खिला रहे हैं। पंडित जी बार बार फेरों के लिए बुलवा रहे हैं। माँ उसे खोजती हुई आई हैं। वही 2 उंगलियों से बार बार ऊपर के होंठ का पसीना पोंछ रही हैं। हाथ का बैग बहुत भारी हो गया है, कसकर थामे हैं। फेरे शुरू होने वाले हैं माँ। हाँ, लेकिन हम रुक कर क्या करेंगे? मेरे ख्याल से तू और मैं घर चलते हैं। ये लोग विदा करवा कर लाएंगे तो घर पर बहू के स्वागत को कोई तो चाहिएगा। और बच्चों वाली भी, जो चलना चाहें ले चल। 2 कारें तैयार हैं। कार के शीशे नीचे करने से आधी रात की हवा सरसरा गई। वो पीछे को बैठी। माँ उठंग सी गईं। एक हाथ में मखमल की थैली पकड़े थीं, एक में उसका बैग। घर चलकर मेरे साथ रुपए गिनवा देना।
विमल और बहू पहाड़ पर जाएंगे तो उन्हीं को दे दूंगी, मुझे क्या करना है, अब ये आखिरी था। शादी तो अच्छी की है। हाँ, ना भी करते तो क्या मालूम था, लव मैरिज है ना, जिद पकड़ लिए दोनों। एक ही बेटी थी अगलों की। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि बात बनेगी, बहुत पैसे वाले हैं, और हमारा तो चलो, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चे खुश रहें। माँ, तुम बदल गई हो या तुम्हें याद नहीं? बैठक में पटापट साड़ियाँ शरीर से उतार कर फेंकी जा रही हैं, ब्लाउज चट चट खुल रहे हैं। बच्चे वाली सब अपने रोते या सो गए बच्चों को दूध पिलाकर सुला देने की जल्दी में हैं। वे जमीन पर गद्दे बिछवाकर चादरें डलवा रही है। क्यों नीरा, बहू का कमरा नहीं सजाया कोई? नहीं, यहाँ कमरे हैं ही कितने, उसके पलंग वगैरह तो कल आएंगे। पूजा के बाद वो दोनों ओबराय चले जाएंगे, सुबह लौट आएंगे। हाय ओबेराय, एयर कंडीशन्ड, ये हुई ना बात। मजा भी हो तो डनलपी, एक बोली। दूसरी ने कंगन नचाया। न सास का डर, न ननदों की छेड़छाड़, न सुबह कपड़े छुपाने की फिक्र। जो कहीं हमारा नसीब ऐसा हुआ होता। तू तो फिर उसी रात अपने कमरे में पहुंच गई थी। यहाँ तो 3 दिन इंतज़ार करनी पड़ी, जब तक सब रिश्तेदार विदा नहीं हो गए। क्यों नीरा? अरे भाई, बड़े घर गई थी, क्या महाराजा सी पर्सनालिटी थी विवेक जी की, तुमने तो कभी कुछ बताया नहीं उनके बारे में। वो छूटकर कमरे से बाहर आ गई है, बदन में खून उबल सा रहा है। उस कमरे में बत्ती गुल हो गई होगी, वे सब एक दूसरे को अपने अपने उनके विषय में बता रही होंगी, चिकोटियाँ काटेंगी, खी खी हंसेंगी, बहन भाभी के मुंह से भाई की कारस्तानियाँ जानेंगी, चाचा के किस्से भतीजी सुनेगी। बताओ ना अपने उनके बारे में। उसके भागते भागते भी कमला ने उसे दबोच लिया था। हम भी सुने ये रजवाड़ों के लोग कैसे इश्क फरमाते हैं। कमर भी देखो ना इनकी, जानकी बोली थी, कैसी कुंवारी लड़कियों सी लचक लचक है। छोड़ कमला, एकदम छोड़ो, वो तड़प आई थी। जाने भी दो ना, क्यों तंग कर रही हो? बड़ी भाभी ने बेचौवल किया। माला दीदी सब तुम्हारी तरह निर्लज्ज नहीं होती। रहने दो भाभी, पंजा लहराया, ये उपदेश किसी और को देना। माँ के सोते ही तुम सीढ़ियों के ऊपर के हिस्से में नहीं भाग जाती थी क्या, जिन दिनों भैया हॉस्टल से आते थे? बरामदे में खड़े खड़े गर्मी से गला बह आया, ब्लाउज गीला हो चिपक गया, गर्दन पर जूड़ा काटने लगा। माँ ने आकर बिजली जलाई। इतनी गर्मी में तू यहाँ क्या कर रही है, बिजली भी नहीं जलाई? जरा कपड़े बदल लूँ, फिर तुम्हारा जो काम है करवा दूंगी। काम ही क्या है, मुश्किल से 10-20 मिनट ठहर कर वो दोनों होटल चले जाएंगे। वो गले का हार खोल रही है, हार के जड़ाऊ टिकड़े साड़ी के कपड़ों में अटके जा रहे थे। ये हार तो मैंने पहले नहीं देखा। माँ ने हार उठा लिया, बोली, ये तो काफ़ी भारी है, पुराना भी। माँ का हाथ हार के वजन से झुक सा गया। दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से उसने ऊपरी होंठ का पसीना पोंछा। कब दिया? इसी साल। पहले नहीं ना, तीनों बच्चों की शादी हो गई ना, उसी के बाद बाकी का भी सब दे दिया। पहली बीबी का था। हाँ। तुम पूछ रही हो मुझसे, तुम्हें क्या कुछ याद नहीं? बोलो बोलो माँ, बोलती क्यों नहीं, हम कब से खड़े हैं। वो कॉलेज से लौटी थी तो घर पर मामा चाचा दोनों आए हुए थे। राजीव खूब उत्तेजित था। बोलो जल्दी, क्या करना है, वो माँ से पूछ रहा था। करना क्या है, कुएं में डाला उसे, माँ ने कहा था। तुम्हारा तो दिमाग ठिकाने नहीं है भाभी, चाचा कह रहे थे। कुएं में डालने को क्या हम उसके दुश्मन हैं? और ऐसा रिश्ता मेरी लड़की को मिलता तो मैं अपने भाग्य से रहा था। गाड़ी बंगला है, लाखों का हिसाब किताब है, सबसे बड़ी पेपर मिल का मालिक है। वो तो समझो विवेक जीजा का मित्र है जीजी, उन्हें जानता था, मामा ने कहा। तभी वो नीरा को मांग कर ले जा रहा है, नहीं तो उसे रिश्ते की कमी है क्या? उम्र ही क्या है उसकी? दुगनी, नीरा से दुगनी है कि नहीं? बूढ़ा हुआ कि नहीं? माँ लगभग चीखी थी। आज दुगनी लगती है भले, पर 40-45 का आदमी बूढ़ा नहीं होता भाभी। तुमसे कुछ मांग थोड़ी रहा है, लड़की मौज करेगी, जाते ही पले पलाए बच्चों की माँ हो जाएगी। 5-10 बरस में सास दादी माँ घिरे पशु सी लड़ रही थी। तो पायताने बांधकर बिठा लो उसे जिंदगी भर। आरती की भी सोचो कभी,
इसके ब्याह में तो कुछ नहीं लग रहा, अपने रूप के बल पर जा रही है। रुपया उसके काम आएगा कि नहीं? चाचा तैश में आ गए थे। उसे भी छोड़ो, विवेक पेपर मिल्स से रिश्ता जुड़ेगा तो राजीव क्यों छोटी सी क्लर्की में पड़ा रहेगा? रोती क्यों हो? कुएं में डाल दो, कुएं में। अरे ये तो आ गई कॉलेज से, मामा ने उसे खड़ा देखकर कहा था। इसने तो विवेक को बचपन से देखा है। याद है बेटा, कैसा राजा आदमी है। तुझे तो इनकार नहीं ना? इनकार? आरती के खत आते। दीदी तुम तो यहाँ आती नहीं हो, माँ भी बहुत कठोर हो गई हैं, जरा भी प्यार नहीं करती किसी से, तुम्हें भी याद नहीं करती, तुम्हारा नाम लेते ही आग हो जाती हैं, सभी उससे डरते हैं। माँ तो ऐसी नहीं थी, मेरा मन नहीं लगता। राजीव भैया के दूसरा बेटा हुआ है, उन्होंने स्कूटर ले लिया है। तुम क्या मेरे विवाह में भी नहीं आओगी? सुना है तुम्हारे बेटे यानी जीजा जी के बेटे का भी उसी दिन विवाह है। माँ हार की टुकड़ियां गिनकर उसके वजन का अंदाजा लगा रही हैं। 30 तोले का है माँ, तगड़ी भी होगी इसके साथ। पहले दोनों साथ बनाए जाते थे, आवाज़ भारी हो गई है सोने के बोझ से। हाँ है। माँ उसकी ओर देख रही है। भारी है जो पूछ रही हो? हाँ भारी है, 40-42 तोले की। ले रख दे, शायद बहू आने वाली है, संभाल कर रखना ताले में। भूल गई हो माँ, तुम सब भूल गई। एक बार पूछो तो माँ, 35 क्या बूढ़ा होना होता है लड़की के लिए? पूछो, तुम तो कुछ भी नहीं पूछती, या इसलिए कि तुम्हें सब याद है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनीता जैन की लिखी हुई कहानी या इसलिए। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।